अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग की कुछ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करके अंडरस्टैंडिंग दूंगी। टुडे माय टॉपिक इज़ इशुएंस ऑफ शेयर्स। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है इसको अंडरस्टैंड करने में, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल मेथड से इसको अंडरस्टैंड करवा दूं, ताकि आप लोगों को इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई किसी भी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना बेटा कि कंपनी जोन सी है वो शेयर्स किस किस को अलॉट करती है। ठीक है, तो अलॉटमेंट के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन जो होती है, यानी कि शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं, टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को अलॉटमेंट ऑफ शेयर जोन सी की जाती है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसको मैं सबसे लास्ट पे आपसे डिस्कस करूँगी। सेकेंडली, कंपनी जोन सी वह अपने शेयर्स इशू कर सकती है टू डायरेक्टर्स एंड टू अंडरराइटर्स। Fourthly, to promoters, and fifthly, to a vendor. अब ये जो शेयर्स है ना, शेयर्स अलॉटमेंट टू जनरल पब्लिक, डायरेक्टर्स, अंडर राइटर्स एंड प्रोमोटर्स, इसे बोला जाता है इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर कैश। यानी कि इन सारी कंडीशंस में जब आप शेयर्स अलॉट करोगे तो शेयर्स के बदले आप क्या रिसीव करोगे, आप कैश रिसीव करोगे, और वो पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा बल्कि वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा। आपसे मुराद यहाँ पर कंपनी है, कंपनी से मुराद यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ये इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स मेरा ये टॉपिक लेक्चर ले रहे हैं उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में नो हाउ ऑलरेडी होगी। अब इशुएंस ऑफ शेयर्स जोन सा है उसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं ना, मैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। डायरेक्टर्स की और अंडर राइटर्स की इसकी सेम ट्रीटमेंट है। जब भी आप लोगों ने कंपनी ने शेयर्स अलॉट करने हैं टू डायरेक्टर्स एंड अंडर राइटर्स, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जो डायरेक्टर्स की और अंडर राइटर्स की सिचुएशन में की जाती है वो ये होती है कि डायरेक्टर्स और अंडर राइटर्स ना तो कंपनी को कोई एप्लीकेशन देते हैं फॉर रिसीविंग सम शेयर्स और परचेजिंग सम शेयर्स, बल्कि ना ही ये किसी और प्रोसीजर के थ्रू आपके कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। जितने पैसे जितनी शेयर्स इन्होंने परचेज करने होते हैं उतने शेयर्स के बदले पैसा जो है वो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब जर्नल एंट्री पास की जाती है तो कंपनी का बैंक अकाउंट जो कि इंक्रीज़ कर जाता है। तो बैंक अकाउंट इज़ देन एसेट, और जब एसेट जब भी बढ़ता है तो आप इसे डेबिट करते हो, और इसी बैंक अकाउंट के अगेंस्ट अब ये पैसा आया क्यों है, क्योंकि आपने अपना कैपिटल जनरेट करना है। तो आपके पास इसका सेकंड एस्पेक्ट जो सा है वो ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। अब अगर इस एंट्री को आप बिज़नेस की इनिशियल एंट्री के साथ कंपेयर करो, तो जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा था अकाउंटिंग के साथ, तो वहाँ पर सबसे बेसिक जो एंट्री होती है वो क्या होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इस ट्रांजैक्शन की जो मेन जर्नल एंट्री आप लोग पास करते हो वो क्या होती है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये सिंपलेस्ट एंट्री है। तो अब इस सिचुएशन में भी कैश की बजाय क्या हो रहा है, आपके पास डायरेक्टली बैंक में अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है। तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज़ कर जाएगा विद द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जितने आप नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर रहे हो उसको पर शेयर प्राइस के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल आ जाएगी या टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स आ जाएगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने 10 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट की हैं एट द रेट ऑफ ₹1 ईच, यानी कि आपने
एक शेयर 100 रुपये का लिया है, तो आपने 10 शेयर कितने टोटल अमाउंट के लिए होंगे, दैट विल बी योर 1000 रुपीज़। तो ये 1000 रुपीज़ के साथ आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रही, बल्कि सिंपली ओपन फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। तो यहाँ जब आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्ज़ाम्स में, तो आप लोगों ने प्रॉपर जर्नल ड्रॉ करने के बाद इस एंट्री को पास करना है विद द एडिशन ऑफ नरेशन। नरेशन के बगैर आपको पता है कि एंट्री आपकी कंप्लीट नहीं होती है। आप यहाँ पर ये नरेशन लिख सकते हो कि बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स और अंडर राइटर्स दोनों को जब भी आपने शेयर्स अलॉट करने हैं, आप क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्टर्स लिखे हैं तो भी ये एंट्री होगी, अंडर राइटर्स को शेयर अलॉट करने हैं तो भी यही एंट्री होगी। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, आपको पता कब चलेगा कि ये शेयर जो से हैं ये आपने डायरेक्टर्स की अंडर इशुएंस की एंट्री की हुई है या फिर आपने ये अंडर राइटर्स की इशुएंस की एंट्री की हुई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नरेशन में पता चलेगी। अगर आपने डायरेक्टर्स को अलॉट की है तो यहाँ पर डायरेक्टर्स का नेम आएगा, अगर आपने अंडर राइटर्स को किया है तो यहाँ पर अंडर राइटर मैंशन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट आ जाता है जी प्रोमोटर्स को शेयर्स अलॉट करने वाला। प्रोमोटर्स को शेयर कैसे कब अलॉट करते हो, प्रोमोटर्स को हमेशा आपने उनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट करनी होती है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। प्रोमोटर्स बेसिकली होते कौन है, प्रोमोटर्स वो तमाम इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, कमेंस करने के लिए इनिशियल स्टेप्स लिए होती हैं और इनिशियल एक्सपेंडिचर्स किए होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी को रजिस्टर करने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो प्रोमोटर्स ने पे की होती है एट द टाइम ऑफ प्रमोटिंग ऑफ द कंपनी और कमेंसमेंट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद कंपनी के जो इनिशियल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, यानी कि फ़र्नीचर वगैरह परचेज़ करना, स्टेशनरी एक्वायर करना या प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट्स करना, टीवी पे एड्स वगैरह देना, कंपनी को प्रमोट करने के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ये प्रोमोटर्स करते हैं। यानी कि कंपनी का के बारे में इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक प्रोवाइड करने में जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं वो इन प्रोमोटर्स के थ्रू होते हैं। और उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस जो से हैं ये बिजनेस के ऊपर, कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेंसेस प्रमोटर्स को पे बैक करने होते हैं। अब प्रमोटर्स ने पैसा तो लगा दिया हुआ है, अब हम दोबारा से उनसे पैसे नहीं लेंगे इन आवर बैंक अकाउंट, बल्कि हम क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको कैंसिल अप कर देंगे। कैंसिल करने के लिए एज यू नो लाइबिलिटी हैज़ नेचर ऑफ क्रेडिट and when we want to decrease that liability we have to debit that aspect। क्रेडिट अमाउंट को जब भी कम करना होता है आप उसे उठा के डेबिट साइड पे शिफ्ट कर देते हो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री में डेबिट एस्पेक्ट को मेंशन करेंगे। आप लिखोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाएंगे डेबिट साइड पे, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट बेटा आप लोगों का आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पर मैंने O.S जो सा ये ऑर्डिनरी शेयर्स की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ किया है। आप लोग भी ये शॉर्ट फॉर्म रफ वर्किंग में कर सकते हो, लेकिन पेपर में जब आप लोगों ने सॉल्व करने हैं तो इसे कोशिश करो कि कंप्लीट लिखो। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और इसमें भी एग्जैक्ट जितनी अमाउंट आपने उन्हें पे करनी होती है उतनी अमाउंट को आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हो। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1,00,000 रुपया पे ऑफ करना था प्रोमोटर्स को, तो मैं 1,00,000 रुपए से ये एंट्री पास कर दूंगी। अब मुझे ये सोचना है कि मुझे 1,00,000 के बदले कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो एक सिंपल सी टेक्निक है कि आप ये सोचो आपने 1,00,000 रुपया जमा करना है, अगर आपके पास एक नोट 100 रुपये का हो तो कितने नोट आपके पास आएंगे तब 1,00,000 रुपया बनेगा। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। इसमें आपने क्या करना है, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है, अमाउंट टू बी पेड, इसको डिवाइड कर देना है ऑन पर शेयर प्राइस, यानी कि एक शेयर आप कितनी कीमत पे दे रहे हो। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने पेमेंट करनी थी ऑफ 1,00,000 रुपीज़, आई हैव टू पे 100 रुपी शेयर ईच।
तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए, दैट इज़ द आंसर 1000 शेयर्स। क्वांटिटी मेरे पास निकल आई, ठीक है। तो 1000 नंबर ऑफ़ शेयर्स जो से वो मैंने अलॉट कर दिए टू प्रोमोटर्स। यहाँ पर मैं नरेशन में मेंशन कर दूंगी बीइंग 1000 शेयर्स अलॉटेड। इतनी भी एनफ होगी नरेशन आपके लिए। उसके बाद आपके पास पॉइंट आ जाता है जी वेंडर को। वेंडर या क्रेडिटर, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वेंडर या फिर क्रेडिटर। अब वेंडर या क्रेडिटर कौन होता है? हर वो पर्सन जिससे आपने क्रेडिट बेस पे या उधार पे कोई चीज़ खरीदी होगी या किसी का बिजनेस एक्वायर किया होगा। तो वेंडर या क्रेडिटर, सबसे पहले तो इसकी नेचर आइडेंटिफाई करो। क्रेडिटर या वेंडर की नेचर हमेशा क्या होती है? क्रेडिट, यानी कि ये आपकी एक लाइबिलिटी होते हैं, इन्हें आपने पे ऑफ करना होता है। सेम इज़ द केस विद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसी तरह आपने क्या करना है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट एस्पेक्ट में चार्ज कर दिया था, इसी तरीके से हम देखेंगे वेंडर को वेंडर को जितने भी पैसे पे करने थे, या वेंडर या क्रेडिटर जितने भी हमने पैसे इन्हें पे करने थे, वेंडर के अकाउंट को हम कर देंगे कैंसिल ऑन डेबिट साइड, और ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट साइड पे। अब आपने जितने भी पैसे पे करने थे उससे ही आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी उसी तरीके से अगर आप लोगों के पास अमाउंट पता है और पर शेयर प्राइस आपको पता है, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ शेयर जो हैं दैट विल बी सूटेबल फॉर द पेमेंट ऑफ योर डेट। तो ये आप लोगों ने एंट्री इसकी